Hello everyone. Today we'll discuss about structure of DNA. It is one of the important topic from the chapter Molecular Basis of Inheritance from class 12th. Now when we talk about DNA, deoxyribonucleic acid, what comes to your mind is कि nucleic acid क्या होते हैं. So nucleic acid are polymers of nucleotide. Now इसको समझने के लिए let's assume कि आपको एक वॉल का फॉर्मेशन करना है. सो फॉर अ वॉल फॉर्मेशन यू विल रिक्वायर नंबर ऑफ ब्रिक्स. आप खूब सारे ब्रिक्स यूज करोगे तब जाके एक वॉल का फॉर्मेशन होगा. सो जब खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स का यूज होता है, जब खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं. सो न्यूक्लिक एसिड मोनोमर है और ये जब गैदर हो जाते हैं तो एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड. सो यू कैन अज्यूम द न्यूक्लियोटाइड एज द ब्रिक एंड न्यूक्लिक एसिड एज द वॉल. So nucleic acid are the polymers of nucleotides. खूब सारे nucleotides मिलकर nucleic acid का formation करते हैं. Now there are two types of nucleic acid present in a living organism. किसी भी living organism में दो तरह के nucleic acid present होते हैं. One is DNA, deoxyribonucleic acid, and the other one is RNA, that is ribonucleic acid. Majority of living organisms में DNA genetic material की तरह work करता है, whereas RNA सिर्फ कुछ वायरसेस के केस में जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है. सो आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल ओनली इन केस ऑफ सम वायरसेस. तो फिर आरएनए का मेजर फंक्शन क्या है? एक्चुअली इट फंक्शंस एज अ मैसेंजर, एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल, एज अ स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, और कुछ केसेस में ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी वर्क करता है. सो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल, it has other major functions as well, acting as messenger, adapter, structural, and in some cases catalytic molecule भी होता है वो. Now going into the detailing of structure of DNA, DNA is a polymer of deoxyribonucleotide. We have learned that nucleic acid are polymer of nucleotide. तो अब DNA is what? Deoxyribonucleic एसिड. तो अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है तो वो किसका पॉलीमर होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होगा. सो इट्स जस्ट द वर्ड डीऑक्सी दैट इज एडेड. द कॉन्सेप्ट इज द सेम कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के. सो अगर यहाँ डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. अगर यहाँ पर आरएनए बोला जाता तो आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. ओके, नाउ मूविंग अहेड, द लेंथ ऑफ डीएनए. लेंथ ऑफ डीएनए अगर हमें डिफाइन करनी होती है, सो वी डिफाइन द लेंथ ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और द बेस पेयर प्रेजेंट इन इट. हम कभी भी अगर डीएनए की लेंथ को डिफाइन करते हैं तो हम उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर के बेसिस पर उसकी लेंथ को डिफाइन करते हैं कि उस डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है. एंड ये हर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है क्योंकि ये नंबर हर ऑर्गेनिज्म में फिक्स होता है. सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ फिक्स नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड बेस पेयर इन द डीएनए और ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. फॉर एग्जांपल ह्यूमन डीएनए का जो हैप्लॉइड कंटेंट है दैट इज 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स. सो इफ वी हैव अ डीएनए इन फ्रंट ऑफ अस दैट इज हैविंग 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर, सो विदाउट एनी कंफ्यूजन वी शुड आइडेंटिफाई इट as human DNA बिकॉज हर डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर्स. ये नंबर हमेशा फिक्स होता है. एंड सिमिलरली वी हैव अदर ऑर्गेनिजम्स जिनके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर नंबर फिक्स होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू एग्जांपल्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन NCERT. First one is Bacteriophage 5x174. Now when we talk about Bacteriophage, let me tell you, Bacteriophage वो viruses होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. So जो viruses बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं they are known as Bacteriophage. Now Bacteriophage 5x174 के DNA में 5386 nucleotide present है. So now if there is a DNA that is having 5386 nucleotide, you have to identify it. तो वो DNA किसका DNA है? Bacteriophage 5x174 का. Then another is Bacteriophage lambda. Now Bacteriophage lambda has 48,502 base pairs present in it. The third one is Escherichia coli. Now Escherichia coli is a model organism. ये एक model organism है. First of all ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है
And the other point is कि ये model organism है. Model organisms are those organisms which are used in experiments. ये experiments conduct करने के लिए use किए जाते हैं, इनके ऊपर experiments conduct किए जाते हैं to observe any biological phenomena. किसी भी biological phenomena को observe करने के लिए जो experiments conduct किए जाते हैं वो model organisms पे conduct किए जाते हैं, and Escherichia coli is one of the model organism. ये एक model organism है. Now number of base pair present in the DNA of Escherichia coli or E. coli is 4.6 into 10 to the power 6 base pair. Now E. coli के DNA में 4.6 into 10 to the power 6 base pairs present है, and as we have already discussed, human DNA का haploid content is 3.3 into 10 to the power 9 base pairs. Now you will be a little confused about nucleotides and base pairs. So first just let's discuss the diagram, the structure of DNA. This structure that you can see on the screen, this one structure is nucleotide. This ring, this phosphate and this nitrogenous base. So this A represents the nitrogenous base, this is a sugar and this is a phosphate group. तो ये जो एक पूरा ये structure है, इतना structure, that represents a nucleotide. Now here also this one represents a nucleotide. तो दो anti-parallel chains होती हैं DNA के structure में, और उनके जो बेसिस होते हैं वो आपस में पेयरिंग कर लेते हैं. तो जो बेस पेयर है, यानी कि अगर एक बेस पेयरिंग हो रही है तो उसमें दो न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व होते हैं. सो माय पॉइंट वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, फॉर राइट नाउ आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जब एक बेस पेयर बनता है तो उसमें दो न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व होते हैं. सो नाउ हियर कुछ डीएनए की लेंथ को न्यूक्लियोटाइड, कुछ को बेस पेयर के बेसिस पर डिफाइन किया गया है. बट the point to note is कि one base pair contains two nucleotide. अगर आपको mention किया गया है कि number of base pair in Bacteriophage lambda के DNA में there is 48,502 base pairs, तो number of nucleotides कितने होंगे? It will be just the double. बिकॉज you've already seen कि जब एक बेस के पेयरिंग होती है तो उसमें दो न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व होते हैं. So that was all I wanted to discuss. Now there is a numerical that you should know. Calculate the length of DNA of Bacteriophage lambda that has 48,502 base pairs. Now you have to calculate the length of the DNA. डीएनए में बैक्टीरियोफेज लैम्डा का डीएनए है, वी ऑलरेडी नो कि उसमें 48,502 बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि जो चेन होती है डीएनए की अलोंग द लेंथ उसमें इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं. अब उन न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी तो हमें पता होना चाहिए. वी शुड ऑल्सो नो द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर्स एंड दैट डिस्टेंस इज फिक्स, दैट इज 0.34 नैनोमीटर. जो हर बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज 0.34 नैनोमीटर, एंड नैनोमीटर इज 10 to the power 9 meters. So 0.34 into 10 to the power 9 10 to the power minus 9 मीटर, ये दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हो गया. और ऐसे ही 48,502 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर वी हैव गॉट टू नो, एंड वी ऑल्सो नो कि हर बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या है. तो फाइनली वील बी एबल टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए नाउ, क्योंकि हमें टोटल बेस पेयर प्रेजेंट है और हर बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस प्रेजेंट है. सो नाउ वील बी एबल टू कैलकुलेट द length of the DNA, that is total base pair multiplied by the distance between the base pairs, and we get the answer. We have got the length of the DNA to be 16.49 into 10 to the power minus 6 meters. So these are simple numericals that can be asked in your board examination. You just had to know the concept कि total number of base pairs कितने होते हैं and हर base pair के बीच का distance कितना होता है DNA में. Now let's study about the structure of DNA in detail. Now we have already studied that nucleic acid है और वो nucleotide का बना होता है. So we need to go into the detail कि how nucleotide is formed. Nucleotide तीन चीज़ों का बना होता है: nitrogenous base, pentose sugar and a phosphate group. So basically जो nucleotide होता है that has three components: nitrogenous base, pentose sugar and a phosphate group. Now first we'll talk about pentose sugar. अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो पेंटोज शुगर राइबोज शुगर होगी, और अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है so the pentose sugar will be deoxyribose sugar. So first difference,
क्लियर कि डीएनए और आरएनए में पेंटोज शुगर के बेसिस पे क्या डिफरेंस होगा. नाउ मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स. वन इज प्यूरिन एंड द अदर वन इज pyrimidine. हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स होते हैं प्यूरिन और pyrimidine. प्यूरिन इज अडेनिन एंड गुआनिन. दो तरह के प्यूरिन्स होते हैं, अडेनिन एंड गुआनिन. दे कम इन प्यूरिन्स. नाउ pyrimidines में देयर इज साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. Now, purines are common in both DNA and RNA. Now, first thing that you have to remember कि adenine forms a pairing with thymine. DNA के structure में या किसी भी genetic material के structure में adenine thymine के साथ pairing करता है और guanine cytosine के साथ pairing करता है. So, what about uracil? You have to remember this that purine हमेशा pyrimidine के साथ pairing करता है and that is fixed कि adenine thymine के साथ pair form करेगा, guanine cytosine के साथ pairing form करेगा. Now what about uracil? Actually जो साइटोसिन है वो तो डीएनए और आरएनए में कॉमन होता है, बट थाइमिन और यूरेसिल में थोड़ा प्रॉब्लम है. दैट थाइमिन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए और यूरेसिल प्रेजेंट होता है उसी की जगह पे आरएनए में. सो थाइमिन आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है. सो नाउ व्हाट विल हैपन, जब आरएनए में थाइमिन होगा नहीं तो अडेनिन किसके साथ पेयरिंग करेगा, अडेनिन विल फॉर्म अ पेयर विद यूरेसिल. सो ए टी का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर ए यू का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एंड ग्वानिन तो एज इट इज साइटोसिन के साथ पेयरिंग कर रहा था वही पेयरिंग होगी. सो पेंटोज शुगर राइबोस शुगर है आरएनए में एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर है डीएनए में. साइटोसिन इज कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए. थाइमिन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए एंड इन प्लेस ऑफ थाइमिन आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल. सो अडेनिन जो डीएनए में थाइमिन के साथ पेयरिंग कर रहा था वो आरएनए में यूरेसिल के साथ पेयरिंग करता है. दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, one of the most important difference. Sorry. Now talking about the detailing, for that you have to understand the structure of these pentose sugar. अगर आपको पूरा DNA का structure बहुत अच्छे से समझना है, so you have to understand the structure of this pentose sugar. Now deoxyribose sugar के बारे में पहले समझते हैं. We'll talk about this deoxyribose sugar का structure. As we have said that ये एक pentose sugar है तो 5 कार्बन की होगी. फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन. ये 4 कार्बन तो डायरेक्टली रिंग से एसोसिएटेड है, बट जो फिफ्थ कार्बन है वो फोर्थ कार्बन से अटैच है, रिंग से अटैच नहीं है डायरेक्टली बाकी कार्बन की तरह. देन जो कार्बन फर्स्ट है, जो फर्स्ट कार्बन है उस पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है. फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है. आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है और फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है. सो जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है यानी कि जो डीएनए में प्रेजेंट होगी उसमें फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है एंड फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है. सो जो फर्स्ट कार्बन है इस शुगर का, इस पेंटोस शुगर पे जो फर्स्ट कार्बन है उस पे प्रेजेंट OH पे एक नाइट्रोजनस बेस आके लिंक हो जाता है, क्योंकि जब भी शुगर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और नाइट्रोजनस बेस इस शुगर से आके लिंक हो रहा है तो वो नाइट्रोजन से रिलेटेड है. तो इसलिए हम इस नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. एन क्योंकि नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजन, एंड ग्लाइकोसिडिक क्योंकि शुगर जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन करती है वो होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सो नाइट्रोजनस बेस शुगर से अटैच होती है कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट कार्बन के OH पे आके लिंक हो जाता है. सो फर्स्ट कार्बन के OH पे व्हाट इज लिंक, नाइट्रोजनस बेस थ्रू विच बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड. और बेस और शुगर जब फॉर्म एक साथ एसोसिएट होते हैं, लिंक होते हैं तो वो बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड. सो बेस प्लस शुगर दैट इज न्यूक्लियोसाइड और उनके बीच का जो लिंकेज होता है, जो बॉन्ड होता है वो होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बिकॉज शुगर जब भी बॉन्ड फॉर्म करेगी दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और क्योंकि इससे नाइट्रोजनस बेस अटैच हो रहा है तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होती है.
एंड कौन सा कार्बन इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस आके लिंक हो गया एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू और न्यूक्लियोसाइड बन गया, बट अभी भी न्यूक्लियोटाइड नहीं बना। इफ न्यूक्लियोटाइड हैज टू बी फॉर्म्ड, सो फॉर दैट न्यूक्लियोटाइड अभी फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं हुआ है। सो अब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होने के लिए जाएगा फिफ्थ कार्बन पे। फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट था, उस पे नाइट्रोजनस बेस आके अटैच हो गया। नाउ फिफ्थ कार्बन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उस पे अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। सो फिफ्थ कार्बन पे OH प्रेजेंट है, सो फॉस्फेट ग्रुप कम्स एंड गेट लिंक्ड एट द OH ग्रुप ऑफ द फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन की पे प्रेजेंट OH ग्रुप पे फॉस्फेट ग्रुप आके लिंक हो जाएगा। अब जो फॉस्फेट ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है वो एस्टर बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो हम इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो एस्टर लिंकेज या फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और फाइनली क्योंकि ये न्यूक्लियोसाइड था, यानी कि बेस और शुगर पहले से प्रेजेंट थे और उसमें फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया, तो अब क्या बना, नाउ फाइनली अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। सो फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस, कौन से बॉन्ड के थ्रू, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, और क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। देन फिफ्थ कार्बन के OH पे आके अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप, किस बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू। जब फॉस्फेट ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो एक एस्टर बॉन्ड होता है, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो इसलिए हम फॉस्फो एस्टर लिंकेज या फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोल देते हैं। एंड फाइनली फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ अब अकेले एक न्यूक्लियोटाइड तो है नहीं, देयर इज अ न्यूक्लिक एसिड दैट इज फॉर्म, तो खूब सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। सो अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लिंक होगा, और वो लिंक होता है इस 3' पे प्रेजेंट OH पे। आई टोल्ड यू दैट डीऑक्सीराइबोस शुगर में फर्स्ट पोजिशन पे OH है, थर्ड कार्बन पे OH है और फिफ्थ कार्बन पे OH है। सो फर्स्ट वाले OH पे तो नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया, फिफ्थ कार्बन के OH पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, एंड नाउ द OH ग्रुप दैट इज रिमेनिंग इज 3' तो अब ये थर्ड पोजिशन पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आके अटैच होगा, एंड फाइनली एक डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे। सो देयर विल बी अ 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि दो रिंग्स अटैच होती हैं। जो DNA का स्ट्रक्चर है दैट इज दो रिंग्स होती हैं, एंटी पैरेलल जाती हैं, दो चेन्स होती हैं जो एंटी पैरेलल रन कर रही होती हैं और वो आपस में एक डबल हेलिक्स फॉर्म करती हैं। सो ऐसी ही एक चेन जस्ट सामने भी बन रही होगी, तो उस वजह से क्योंकि दो एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे इसलिए न्यूक्लियोटाइड्स जब फॉर्म होते हैं तो हम ये बोलते हैं दैट देयर इज अ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में, डाइन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में। नाउ द थिंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो राइबोस शुगर है द स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट द सेम, ये भी 5 कार्बन की बनी हुई है, इसमें भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, बट एक एडिशनल OH ग्रुप 2' पोजीशन पे प्रेजेंट है। सेकेंड कार्बन पे एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट है जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है, एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर। DNA RNA की जो पेंटोस शुगर है उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि राइबोस शुगर के सेकंड कार्बन के पे एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, और ऐसे ही 3' कार्बन पे जो OH प्रेजेंट है उस पे 5' पे प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होता जाता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड का और पूरी एक चेन फॉर्म होती है। इसलिए डाई न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो है 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सो नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस सेक्शन दैट बेस इज अटैच्ड टू शुगर, कौन सी पोजीशन पे किस बॉन्ड के थ्रू, एंड फाइनली क्या फॉर्म होता है। सो फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट OH पे नाइट्रोजनस बेस आके लिंक होती है किस बॉन्ड के थ्रू, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, एंड बॉन्ड क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। देन फिफ्थ कार्बन जो पेंटोस शुगर का फिफ्थ कार्बन है उस पे प्रेजेंट OH पे अटैच होता है
फॉस्फेट ग्रुप एंड फाइनली फॉर्म होता है न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड। क्या होता है, फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देन जो थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट OH है उस पे दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप जो कि 5' पोजीशन पे अटैच होता है वो आके लिंक हो जाता है। क्योंकि ऐसी लिंकेज दो तरफ हो रही होती है इसलिए हम इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं एंड ऐसे ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता जाता है। सो दिस वाज ऑल। एंड दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि डीएनए में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वी ऑलरेडी डिस्कस, बट आरएनए में 2' कार्बन पे एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो उसे ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है। नाउ वील टॉक अबाउट other points। जो polynucleotide chain होती है, this is a polynucleotide chain। if you'll see this structure, many of the concepts will get clear to you। this is what is happening कि ये एक nitrogenous base है adenine एंड हमेशा दो चेन्स होती हैं डीएनए की स्ट्रक्चर में या आरएनए की स्ट्रक्चर में, ये दो चेन्स हैं और ये एंटी पैरेलल रन करती हैं। सो दिस इज द पेंटोज शुगर, उसके फर्स्ट कार्बन पे एक नाइट्रोजनस बेस एडेनिन आके जुड़ गया एंड यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो होगा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड के थ्रू। देन इसी पेंटोज शुगर की 5' पोजीशन पे एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया एंड बॉन्ड कौन सा था, किस बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू। सो फाइनली ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। अब इस पे इसी पेंटोज शुगर की थर्ड पोजीशन पे थर्ड कार्बन पे भी एक OH था। उस थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट जो फ्री OH है उस पे दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप जो कि 5' पोजीशन पे प्रेजेंट था वो आके अटैच हो गया। तो अब क्योंकि 5' और 3' के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो हम इसे बोलते हैं 5' 3' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। वाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि जैसा बॉन्ड इधर बन रहा है वैसा बॉन्ड इधर भी बन रहा है क्योंकि यहाँ पे दो चेन्स अटैच होती हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐड होता जाता है 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है और ऐसे ही एक न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और उनका पॉलीमर बनता है तो न्यूक्लिक एसिड बन जाता है, दैट इज डीएनए और आरएनए। नाउ द थिंग दैट इज टू बी नोटेड कि एडेनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के फॉर्म कर रहा है और पेयरिंग कर रहा है। तो यहाँ पे बेस में पेयरिंग हो रही है। एडेनिन इज फॉर्मिंग अ बेस पेयर विथ थाइमिन एंड ग्वानिन इज फॉर्मिंग अ बेस पेयर विथ साइटोसिन। अगर ये स्ट्रक्चर आरएनए का होता तो यहाँ पे थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता, इट वुड बी यूरेसिल दैट वुड बी प्रेजेंट हियर इन प्लेस ऑफ थाइमिन। So these are the things that have to be kept in mind. Now one more important thing कि adenine thymine के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है एंड guanine साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है। So which is a more stronger one, guanine and cytosine? Now there was a question once in any PMT that asked कि there are 2 types of DNA. One is AT rich and the other one is GC rich. एक में AT सीक्वेंस ज़्यादा है, दूसरे में GC सीक्वेंस ज़्यादा है, तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जिसमें GC सीक्वेंस ज़्यादा है क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं तो इनको ब्रेक करने में एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उन्हें ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। सो द वन विच इज GC रिच विल हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट। So I hope this structure is quite clear to you. First dash position पे first dash carbon पे nitrogenous base is attached, fifth carbon पे phosphate group is attached and the third OH पे the other nucleotide का phosphate group gets attached. Adenine form 2 hydrogen bond with thymine, guanine form 3 hydrogen bond with cytosine and RNA में कुछ additional चीजें present होती हैं that we'll discuss. Now as we are talking about the polynucleotide chain कि एक polynucleotide chain बन जाती है, so the polynucleotide has free phosphate group at 5' end of sugar. हर polynucleotide chain में एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है 5' एंड पे, तो उस एंड को हम बोलते हैं उस चेन की 5' एंड। एंड हर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के 3' एंड पे देयर इज अ फ्री OH ग्रुप। 3' पोजीशन पे एक OH ग्रुप फ्री होता है तो उस एंड को हम बोलते हैं
3' end of polynucleotide chain. So this you have to remember that in every polynucleotide chain 5' पोजीशन पे एक फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है और उस एंड को हम डिनोट करते हैं 5' एंड से, और 3' एंड पर एक OH ग्रुप फ्री होता है एंड that is denoted as 3' end of a polynucleotide chain. Now if you look at the diagram, if you observe this structure, you will be able to see कि ये जो शुगर और फॉस्फेट है ये एक बैकबोन या एक आउटर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं एंड नाइट्रोजनस बेस जो है वो अंदर प्रेजेंट है. So we can say after observing the structure that the backbone or the outer structure of a polynucleotide chain is formed by sugar and phosphate, whereas जो nitrogenous base है वो sugar से linked है and they project in, वो अंदर की तरफ present होती हैं. So what there was a question which has been asked in CBSE that what is the backbone in a polynucleotide chain? What forms the backbone of the polynucleotide chain? The sugar and phosphate forms the backbone of the polynucleotide chain और अंदर की तरफ present होते हैं ये nitrogenous bases. So I hope this much is understood. Now talking about the structural difference between DNA and RNA, as we have already discussed कि DNA में जो राइबोस शुगर होगी वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी और RNA में जो पेंटोस शुगर होगी वो राइबोस शुगर होगी, ये एक डिफरेंस है. Then another difference, RNA में एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है पेंटोस शुगर या राइबोस शुगर की सेकंड पोजीशन पे. सो एडिशनल OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट 2' पोजीशन इन द राइबोस शुगर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. एंड RNA में जो नाइट्रोजनस बेस है थाइमीन की जगह व्हाट इज प्रेजेंट, यूरेसिल. ओके, सो दैट इज all. And next thing that we have to discuss is DNA double helical model. DNA का double helical model. DNA को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मीस्चर ने in 1869. While observing nucleus, Frederick Miescher was observing nucleus and उन्होंने nucleus में एक acidic substance को identify किया and he termed it as nuclein. क्योंकि उन्होंने उसे nucleus में देखा था तो he termed it as nuclein and he said that there is a acidic substance inside the nucleus known as nuclein. So this was what Frederick Miescher said. So double helical model बनने में एक sequence of discovery involved थी. सबसे पहले Frederick Miescher ने ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस के अंदर देयर इज अ एसिडिक सब्सटेंस एंड ही टर्म्ड इट एज न्यूक्लिन. देन मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन, इन दोनों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया और उस एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के बेस पे जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक मॉडल दिया फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल हेलिकल मॉडल एक्सप्लेन हुआ डीएनए के स्ट्रक्चर को लेके, दैट वाज नॉट अ सडन डिस्कवरी. देयर वर मेनी बैकअप इंफॉर्मेशंस, बहुत सारी बैकअप इंफॉर्मेशंस दी गई जिसके बाद ये डबल हेलिकल मॉडल दिया गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेडरिक मीस्चर ऑब्जर्व न्यूक्लियस एंड एसिडिक सब्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियस एंड ही टर्म्ड इट न्यूक्लिन. देन मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया और एक आइडिया लग गया कि वो एक हेलिकल या कोई हेलिकल या स्पाइरल स्ट्रक्चर है. एंड देन फाइनली वॉटसन एंड क्रिक ने वो सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डबल हेलिकल मॉडल दिया डीएनए का एंड दैट वाज गिवन इन 1953. So this is very important. And one of the hallmarks, सबसे important point इस मॉडल का था बेस पेयरिंग, कि इन जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस के बीच में पेयरिंग हो रही है. So the most important point of this model was base pairing between the two chains. दो polynucleotide chain के बीच में bases की pairing हो रही है and it confers a unique property to the polynucleotide chain. और इसकी वजह से polynucleotide chain में एक unique property आ रही है, that is कि वो एक दूसरे के complementary हो जा रहे हैं क्योंकि उन दोनों में base pairing हो रही है. There is a base pairing between two polynucleotide chain, so they are said to be complementary to each other. इसका मतलब अगर हमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बेस सीक्वेंस पता है
then we can predict the sequence in the other strand, and this was very important feature of this model. So what was the most important feature of this model कि वहाँ पे दो polynucleotide chains के बीच में base pairing हो रही है, and due to this base pairing they were said to be complementary to each other, वो एक दूसरे के complementary हो जा रहे थे. इसका मतलब ये होता है that अगर हमें एक polynucleotide का base sequence पता है, then we can predict the base sequence of the other strand. Now this model is also based upon information जो Erwin Chargaff ने दी थी, and Erwin Chargaff gave a rule of base equivalence. This is also very important point that you have to remember. Apart from Wilkins and Franklin, Chargaff का भी बहुत important role है इस DNA double helical model को बनाने में. Chargaff ने he gave a rule of base equivalence, and according to him purine always pair with pyrimidine. प्यूरीन पिरिमिडीन के साथ ये पेयरिंग करेगा, ये बताया था चारगाफ ने, एंड दैट इज नोन एज चारगाफ्स रूल. चारगाफ्स रूल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्यूरीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडीन. जितना नंबर प्यूरीन का होगा उतना नंबर पिरिमिडीन का होगा, क्योंकि अडेनिन पेयर करेगा थाइमिन के साथ और ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ. सो प्यूरीन आर व्हाट, अडेनिन एंड ग्वानिन. और अगर डीएनए है, क्योंकि डबल हेलिकल मॉडल डीएनए के लिए दिया गया था, तो साइटोसिन और थाइमिन वो पिरिमिडीन्स है जो प्रेजेंट होंगे. सो टोटल नंबर of purine is equal to total number of pyrimidine. That was the Chargaff's rule of equivalence, that number of purine is equal to number of pyrimidine. A plus G is equal to C plus T. So we can write it in this way, and this is the Erwin Chargaff's equivalence rule. And there are many numericals based on this rule that you have to understand. First, let's discuss question number 1 on this rule. A DNA segment has total of 1500 nucleotides. एक DNA segment में 1500 nucleotides हैं, जिसमें से 410 are guanine containing nucleotides. Now, how many pyrimidine bases this segment possess? We have been told that the total number of nucleotides are 1500 nucleotides. The total number of nucleotides are 1500, and out of them 410 are guanine. 410 इसमें से guanine है. Now we have to tell the number of pyrimidine bases. So we'll apply this Erwin Chargaff's rule for the numerical, for solving the numerical. So this was the given information. Now let's see how to solve it. Now अगर guanine का नंबर ऑफ ग्वानिन G इज इक्वल टू C, क्योंकि ग्वानिन का नंबर हमें पता है 410 है. सो ग्वानिन पेयरिंग करेगा साइटोसिन के साथ. सो बट ऑब्वियसली कि ग्वानिन का नंबर साइटोसिन के बराबर होगा. सो नंबर ऑफ साइटोसिन भी 410 हो जाएगा. नाउ नंबर ऑफ G प्लस C, ग्वानिन और साइटोसिन G और C, दैट इज 820. Now for out of 1500, 820 we know कि वो guanine और साइटोसिन हो गए. तो अब 680 जो बचा वो अडेनिन और थाइमिन होंगे. तो नंबर ऑफ अडेनिन और थाइमिन इक्वल होगा, क्योंकि अडेनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा. सो इफ वी हैव टू फाइंड आउट थाइमिन और अडेनिन, सो 680 by 2 we'll just divide it by half, and 340 is the amount of thiamine and adenine. Now you have to take out pyrimidine. So pyrimidine, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल पिरिमिडीन में आते हैं. क्योंकि ये डीएनए है तो इसमें यूरेसिल विल नॉट बी प्रेजेंट. सो साइटोसिन और थाइमिन का नंबर टोटल करके वील गेट द नंबर ऑफ पिरिमिडीन्स. Now another question, if a double stranded DNA has 20% of cytosine, calculate the percentage of adenine in DNA. अगर डीएनए में, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में साइटोसिन का परसेंटेज 20 है, तो हमें अडेनिन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है. अगर साइटोसिन 20% है, क्योंकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयरिंग कर रहा है, तो ग्वानिन भी कितना होगा 20%, बिकॉज G इज इक्वल टू C. नाउ ग्वानिन साइटोसिन 20%, सो टोटल 40% हो गया. नाउ नंबर ऑफ अडेनिन एंड थाइमिन वो कितना हुआ 100 माइनस 40, दैट इज 60%, क्योंकि 40% तो G और C हो गए. अब 60% में अडेनिन और थाइमिन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, तभी पेयरिंग करेंगे. सो वी विल डिवाइड इट बाय 2. सो अडेनिन इज 30%, थाइमिन इज 20%. व्हाट वाज आस्क्ड? द परसेंटेज ऑफ अडेनिन. सो परसेंटेज ऑफ अडेनिन इज 30%. Now another important topic is salient features of double helix structure of DNA. जो double helical structure DNA का Watson and Crick ने propose किया था, that was based on two backup information.
पहला था दैट वाज द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दैट वाज प्रोवाइडेड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, and the other one was Erwin Chargaff's equivalence rule. So these were the two important information जिसके basis पे finally Watson and Crick DNA का double helical model दे पाए थे. Now we are summing up the important features of this double helical structure. First one कि it is made up of two polynucleotide chains. ये जो DNA का double helical model है that is made up of two polynucleotide chains, ये दो chains का बना है where जो इन chains की backbone है that is formed by sugar and phosphate, and the bases जो nitrogenous base हैं they project inside. As we have already learned in the previous topic कि जो दो polynucleotide chains होती हैं वो उसमें जो backbone होता है that is formed by sugar and phosphate, and जो nitrogenous bases होते हैं they project inside, वो अंदर की तरफ present होती हैं. Now the two chains have anti-parallel पोलैरिटी. व्हाट इज पोलैरिटी? जब दो पोल्स कोई भी चीज के दो एंड अलग अलग तरह के होते हैं देन वी से दैट दे हैव डिफरेंट पोल्स, दे हैव डिफरेंट पोलैरिटी. सो अगर हम उनको अलग अलग उन पे अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हम उन्हें अलग अलग तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अभी वी हैव स्टडीड कि इनकी इन चेन्स के 5' एंड पे एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और 3' ग्रुप पे एक OH 3' ग्रुप पे एक फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. सो नाउ वी हैव डिफरेंट पोल्स जिसे हम अलग अलग तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं. सो दे हैव अ पोलैरिटी जिससे हम एक 5' एंड और 3' एंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ द टू चेन्स, ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं वन साइड एंड द अदर साइड, सो दे हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी. एक 5' से 3' डायरेक्शन में रन कर रही है एंड द अदर वन इज हैविंग 3' to 5' पोलैरिटी. मतलब दे आर रनिंग इन एंटी पैरेलल पोलैरिटी, दे हैव अ एंटी पैरेलल पोलैरिटी. Now the bases in the two strands are paired through hydrogen bond. We've already seen that जो nitrogenous base है वो एक दूसरे से paired हैं, pairing कर रहे हैं through hydrogen bond. Adenine दो hydrogen bonds के साथ pairing कर रहे हैं thymine से, and guanine form 3 hydrogen bond with cytosine. As a result जो एरविन चारगाफ ने अपने रूल में mention किया था that प्योरीन ऑलवेज कम्स ऑपोजिट टू pyrimidine. प्योरीन हमेशा pyrimidine के साथ पेयरिंग करेगा विच जेनरेट्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड, और इसी वजह से दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन रहता है. नाउ द फोर्थ पॉइंट दैट द टू chains are coiled in right handed fashion. If you see the structure, जो इनकी coiling है वो हमेशा right handed manner में है. So the two chains are coiled in right-handed fashion, and the pitch of the helix is 3.4 nanometer. Pitch in the sense, if you observe the structure clearly, तो इनके structure में जो एक groove है, एक छोटा सा groove होता है जिसे हम minor groove बोलते हैं और एक बड़ा groove होता है जिसे हम major groove बोलते हैं. तो pitch is the distance between दो मेजर ग्रूव या दो माइनर ग्रूव. जैसे ये दो मेजर ग्रूव्स हैं तो दो मेजर ग्रूव या दो माइनर ग्रूव, एक माइनर ग्रूव यहाँ है एक माइनर ग्रूव यहाँ है, तो दो माइनर ग्रूव या दो मेजर ग्रूव के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है, उसे हम बोलते हैं पिच. सो द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर. तो इतनी जो लेंथ होती है दो मेजर ग्रूव या माइनर ग्रूव के बीच में डीएनए जितना डीएनए आता है, वी कॉल इट द पिच ऑफ द हेलिक्स एंड दैट इज 3.4 नैनोमीटर. And इतने pitch में there are 10 base pairs. There are 10 base pairs in the pitch of helix. There are 10 base pair in each turn. And अब क्योंकि pitch इस हेलिक्स की पिच है 3.4 नैनोमीटर और इतने में देर आर 10 बेस पेयर्स, तो हर बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर. 0.34 nanometer, that is 3.4 into 10 to the power minus 9. Okay, so the distance between a base pair is 3.4 nanometer, 0.34 nanometers. Now जो प्लेन है बेस पेयर का वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. नाउ ये जो बेस पेयर है क्योंकि ये 360 डिग्री टर्न कर रहे हैं, दे आर टर्निंग 360 डिग्री, वो 360 डिग्री का टर्न ले रहे हैं और 10 बेस पेयर्स हैं, तो हर बेस पेयर के बीच में जो एक एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज 36 डिग्री. सो देयर इज अ 36 डिग्री डिफरेंस बिटवीन ईच बेस पेयर. जब हम एंगल की बात करते हैं, क्योंकि एक हेलिक्स में 360 डिग्री का टर्न ले रही है एक हेलिक्स, सो 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो हर बेस पेयर के बीच में जो एंगल बन रहा है
that is 36 degree. Then moving ahead and talking about the diameter, जो इस helix में जो diameter है that is having 2 nanometer diameter and 3.4 nanometer की इसकी pitch होती है and 0.34 nanometer is the distance between each base pair. So this was all that we have learned in double helical structure of DNA. Now talking about central dogma. फ्रांसिस क्रिक, एज यू ऑलरेडी नो कि वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन के साथ मिलके क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था. नाउ दिस क्रिक अलोन प्रपोज सेंट्रल डॉगमा. क्रिक ने अकेले सेंट्रल डॉगमा भी प्रपोज किया था विच स्टेट दैट कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो डीएनए से आरएनए एंड देन आरएनए टू प्रोटीन फ्लो करता है. So the genetic information flows from DNA to RNA और RNA to protein. Finally वो protein gene को express कराता है in the form of physical feature. Now in some viruses, कुछ viruses के केस में genetic information का flow reverse direction में होता है, यानी कि DNA से RNA नहीं, it is from RNA to DNA. और इस process को हम बोलते हैं reverse transcription और teminism. So that is important कि basically central dogma genetic information का flow बताती है कि first of all DNA से DNA अपनी copy generate करता है जिसे हम बोलते हैं replication. DNA से DNA का formation होता है that is replication. Then DNA genetic information transfer करता है to mRNA that is transcription. और फिर finally mRNA से बनता है protein that is translation. So there are 3 important processes involved in central dogma: replication, transcription and translation. But in case of some viruses ये situation थोड़ी सी reverse हो जाती है and that is reverse transcription और teminism, जहाँ पे जो genetic information का flow होता है that is from RNA to DNA. So that was